हेलो स्टूडेंट्स, 9th क्लास के लिए लेक्चर प्रिपेयर कर रहा हूँ और ये बेसिस होगा आगे कंपटीशन के लिए। कोई भी कंपटीशन आप तैयार करते हैं IIT, मेन, नीट और CBSE को कवर करता हुआ कुछ प्रॉब्लम्स थोड़ा सा अच्छी दूंगा जो आपको NTSC में काम आएंगे आगे भी डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। तो चैप्टर का नाम है मोशन। चैप्टर का नाम है मोशन और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेस्ट एंड मोशन। एक डिफिनेशन यहाँ देना चाहेंगे। रेफरेंस पॉइंट कि कोई एक बॉडी किसी पॉइंट के अबाउट मूव कर रही है या नहीं मूव कर रही है, ये एक रिलेटिव चीज है। जैसे कि आप एक ट्रेन पे बैठे भी हैं और पता लगा दूसरी बगल में कोई दूसरे ट्रैक पर ट्रेन है और वो ट्रेन चलती है, आपको लगता है कि आपकी ट्रेन चल रही है। फिर आप देखते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ तो देखते हैं वही, फिर प्लेटफॉर्म पर सारी चीजें एक जैसी हैं, तो आपको ये पता लगता है कि आप मूव नहीं कर रहे हैं, आपकी ट्रेन नहीं चल रही है। ट्रेन जो चल रही थी वो दूसरी ट्रेन दूसरे ट्रैक पर थी, लेकिन लगता है आपको कि आप चल रहे हैं। तो कोई ना कोई आपको रेफरेंस पॉइंट लेना होगा जिसके रिस्पेक्ट में आप ये बताएंगे कि आप मोशन परफॉर्म कर रहे हैं या आप रेस्ट में। ये जो रेफरेंस पॉइंट है आपका घर हो सकता है, कोई रोड पर है तो कोई इलेक्ट्रिक पोल हो सकता है, कोई शॉप हो सकती है, स्कूल आपका हो सकता है रेफरेंस पॉइंट। और इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर आप अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं तो आप मोशन में। आपको मतलब अगर कोई बॉडी ले लें तो ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। और रेस्ट में कब कहेंगे? ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। वैसे तो हर चीज बॉडी मूव कर रही है। जब आप भले ही स्टेशनरी हैं, घर में स्टेशनरी आपको दिख रहा है, चेयर दिख रही, टेबल दिख रही, लेकिन जब अर्थ ही रिवॉल्व कर रही है तो आप भी रिवॉल्व कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो आप सन के रिस्पेक्ट में देखें कि जब मॉर्निंग में आप देखते हैं तो सन किस डायरेक्शन में है और इवनिंग में आप देखते हैं सन सेट किस डायरेक्शन में होता है। तो इसका मतलब मोशन तो हो रहा है। तो यहां मोशन को समझने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट समझना है वो क्या है? रेफरेंस। तो पहले तो हम रेस्ट की डिफिनेशन लिखते हैं। क्या? ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ it does not change its position with respect to reference पॉइंट। ये रेफरेंस पॉइंट इसलिए जरूरी है कि जैसे आप ट्रेन में हैं या आप कार में हैं तो आप तो मूव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द रोड, विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, लेकिन आप जो ड्राइवर है या ट्रेन में हैं तो आपके जो को पैसेंजर्स हैं उनके रिस्पेक्ट में आप स्टेशनरी हैं। तो सेम बॉडी, सेम पार्टिकल रेस्ट में भी हो सकता है एक के रिस्पेक्ट में और दूसरे रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो मोशन में भी हो सकता है। तो यहां हमने पहले तो आप
ध्यान दीजिए कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। और जब रेफरेंस पॉइंट पहुंच गए तो हमने रेस्ट की डेफिनेशन दी। ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। और अगर बात करें मोशन की, क्या ए बॉडी इज सेड to be in motion. The body is said to be in motion if it changes its position, if it changes its position with respect to the reference point। क्या A body is said to be in motion if it changes its position with respect to the reference point। तो ये बात थी रेस्ट एंड मोशन की। और जब कोई बॉडी मूव कर रही है तो अब हम बात करेंगे स्पीड की। अब हम बात करेंगे क्या? स्पीड की। और यहां जो भी मोशन हो रहा है वो हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करेंगे। स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करेंगे। तो स्पीड और वेलोसिटी के पहले हम बात करना चाह रहे हैं आपसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्या? डिस्टेंस और क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, और कि किसी भी चीज को हम दो तरीके से, सारी फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये डिवीजन भी अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे कि आप पूरे दुनिया में जितने पर्सन हैं दो टाइप से आप डिवाइड कर सकते हो, एक अमीर और एक गरीब। लेकिन आप पूरा जो होल वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसको इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हो। एक डिवीजन तो अमीर और गरीब का हो गया, दूसरा डिवीजन ये भी हो सकता है कि मेल और फीमेल। एक पार्ट मेल हो गया और दूसरा पार्ट क्या हो गया? फीमेल हो गया। हम उसी तरीके से जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हम बताना चाहते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बताने के पहले एक न्यू चीज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी आपको बहुत ही सिंपल वे में समझना है, हालांकि आगे वो कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा हो जाता है। यहाँ बिल्कुल टच करेंगे, बिल्कुल जरा सा ही टच करेंगे उस तरह से कि आपको बहुत बोझिल भी ना लगे, लेकिन वो पॉइंट समझाना भी है कि हम जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। जितनी भी, चाहे डिस्टेंस हो, टाइम हो, मास हो, डेंसिटी हो, स्पीड हो, वेलोसिटी हो, तो सारी फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक वे होती हैं जिनको हम कहेंगे स्केलर, और एक वे होंगी जिनको हम कहेंगे वेक्टर। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के टॉपिक समझने के पहले हम बात करेंगे वेक्टर की, स्केलर क्वांटिटीज। तो यहां लिख रहे हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ, क्या? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्या? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल
quantities, scalar quantity and vector तो पूरी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट को हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटीज, और दूसरे पार्ट्स को हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज। इस तरह से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज किसको कहेंगे, जो सिर्फ नंबर होंगी, जो सिर्फ नंबर होंगी। जैसे कि टाइम 7 o'clock है तो है, 8 o'clock है तो है। दूसरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मैं एक और भी डिफरेंशिएट करूंगा और डिस्टिंक्शन दूंगा, उनकी और प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सिंपल वे में अगर बात करें कि डिस्टेंस क्या होगी, 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट कहना चाह रहे हैं तो हमें यह बताना होगा कि 2 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, कि आप किसी जो मैंने रेफरेंस पॉइंट बताया था कि उस रेफरेंस पॉइंट से कहीं मूव कर रहे हो तो उस रेफरेंस पॉइंट से 2 मीटर नॉर्थ में हो, 2 मीटर साउथ में हो, 2 मीटर ईस्ट में हो, 2 मीटर वेस्ट में हो। तो अगर हम नंबर यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंक्लूड कर दें तो वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। इस तरह से समझिए कि दोज क्वांटिटीज which can be represented in magnitude as well as by direction, मतलब जिनके लिए डायरेक्शन मेंशन करना जरूरी हो, जिनके लिए डायरेक्शन मेंशन करना जरूरी हो। जैसे कि हम ये कह रहे हैं कि ये डस्टर ले लेते हैं। हम कहते हैं कि इस डस्टर का जो वेट है वो कितना है, 10 न्यूटन, 50 न्यूटन, जो भी है। लेकिन जब तक आप ये बताएंगे नहीं कि 10 न्यूटन ये वर्टिकली डाउनवर्ड है या वर्टिकली अपवर्ड है या ईस्ट में है, किस तरफ लग रहा है, तो दो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होंगी। स्केलर क्वांटिटी तो हमने सिंपल बता दिया कि वे क्वांटिटी, दोज क्वांटिटीज विच कैन बी रिप्रेजेंटेड जस्ट बाय ए नंबर, कि उनको हम नंबर से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो स्केलर हो जाएंगे। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज वे होंगी दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज बाय डायरेक्शन। डायरेक्शन बताना जरूरी है। जैसे कि आप कोई ट्रेन है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो हो गई स्पीड, हो गई उसकी 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 आवर में 50 किलोमीटर डिस्टेंस चल रही। लेकिन आपको जब तक ये पता नहीं होगा कि 50 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, तो तब तक आप मान ले मेट्रो ही है, आपको अपने घर जाना है तो किधर बैठ जाएंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ये मेट्रो इस तरफ जा रही है, तो तभी आप वही, जैसे डिस्प्लेसमेंट हुआ तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, डिस्टेंस हुआ तो क्या हो गया, स्पीड हो गया। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, उधर डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये बताना स्टार्टिंग में ही जरूरी है, फिर आपको अच्छे से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताया जा सकता है। हमने यहाँ ये लिखा है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। इनको हम डिफाइन करते हैं। स्केलर क्वांटिटी, दोज क्वांटिटीज which can be represented, which can be
रिप्रेजेंटेड क्या, those quantities which can be represented by its magnitude only are known as scalar quantities। फिजिक्स में हमने कहा कि आप फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। उनमें से एक होगी क्या, स्केलर क्वांटिटी, और दूसरी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। हम स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही डिनोट कर सकते हैं, डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है, दे आर नोन एज स्केलर क्वांटिटी। जस्ट नंबर होगा, वहां पर डायरेक्शन की कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन यहां हम वेक्टर क्वांटिटीज की बात करते हैं। तो हम डिफाइन ये करते हैं कि दोज क्वांटिटीज which can be represented by its magnitude as well as direction are known as vector। मतलब वे क्वांटिटी जिनको हम सिर्फ नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे वे होंगी स्केलर क्वांटिटी, और वे क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको नंबर के साथ साथ डायरेक्शन बताना जरूरी होगा, उनको हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को और डिस्टेंस को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। क्या कि आपका ये स्कूल था, ये आपका स्कूल है, और आप अपने गार्जियंस के साथ, आपके गार्जियन आपको लेने आए हैं, आप 9th स्टैंडर्ड में हैं, ऑब्वियसली आप स्कूल अपने आप नहीं आएंगे जाएंगे, हम ये एज्यूम कर रहे हैं, फिजिक्स में सब एजम्पशन ही है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपके गार्जियन आपको स्कूल लेने आए और ये है स्कूल, और स्कूल से उनको कुछ मार्केट से सब्जी या कुछ खरीदना था, तो यहां चले गए। ए पॉइंट आपका क्या है, स्कूल है, और बी पॉइंट क्या है, मार्केट है, और उसके बाद फिर अपने घर आप वापस आ गए अपने गार्जियंस के साथ। मतलब सी क्या है, सी आपका घर है, और ए क्या है, स्कूल है, और बी कोई मार्केट है। तो अगर हम बात यहां डिस्टेंस की करेंगे तो डिस्टेंस को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्या, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, किसी भी कहीं भी आप जो जा रहे हैं तो उसकी जो टोटल लेंथ होगी, यूनिट ऑब्वियसली मीटर है या सेंटीमीटर है जो भी, तो ए से आप बी तक गए और बी से सी तक आए,
तो टोटल लेंथ कितनी हो गई? ए बी प्लस बी सी। तो जब के लिए अगर माने कि यहां पर ये 13 मीटर है, 13 किलोमीटर लेते हैं, और ये क्या है 12 किलो, ये कितना आएगा 5 किलोमीटर। तो अगर डिस्टेंस की बात होगी तो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ क्या होगा? ए बी और प्लस क्या बी सी, यानी क्या होगा 13 प्लस क्या 5 और क्या हुआ 18 किलोमीटर। तो यहां जो डिस्टेंस आई, यहां पर किलोमीटर एसआई यूनिट नहीं है, मीटर है, लेकिन यहां हमने डिस्टेंस को दिखाया है तो 18 किलोमीटर ले लिया है, स्कूल और सब दिखाया है। तो ये जो 18 किलोमीटर है वो डिस्टेंस है। और अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और वही बता रहे हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हमें दिखाना होगा क्या आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये बताना जरूरी होगा कि इस डायरेक्शन में है। मान लीजिए अगर इधर ईस्ट ले, तो अगर हम कहें डिस्प्लेसमेंट आपका किस तरफ है, 12 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ जब आप घर से, सॉरी स्कूल से जब आप अपने घर पहुंचते हैं। लेकिन डिस्टेंस मतलब जितना भी पाथ है वो डिस्टेंस होगी। तो यहां पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 12 किलोमीटर। यहां पर आएंगे लिए 90 डिग्री हम मान के चल रहे हैं, और इसलिए पाइथागोरस थ्योरम से देख भी सकते हैं 12 स्क्वायर 5 स्क्वायर 13 स्क्वायर होगा, जो नहीं एग्जाम्पल है। लेकिन हमें यहां इससे भी मतलब नहीं, अभी हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को ठीक से समझना है। तो अगर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करें, आपके सीबीएसई में एग्जाम में भी आ सकता है कि राइट डाउन टू डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहला डिफरेंस क्या हो जाएगा कि डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फिर डिस्टेंस मींस टोटल लेंथ ट्रेवल ऑफ द बॉडी, और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। It depends only on initial and final point, and it depends on the path traveled. Distance traveled depends on path traveled. अब हम डिस्टेंस को आपको डिफाइन करते हैं। Distance is total length of path traveled by a body or particle। ये तो एक बात हो गई। और दूसरी बात अगर इसमें लिखें ये कि डिस्टेंस इज ए स्केलर, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस, एक तो बात हमने ये समझाई कि डिस्टेंस इज टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय ए बॉडी, और डिस्टेंस इज ए क्या, दूसरा प्रॉपर्टी इसकी हो गई डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। और बात करें अगर डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट जैसा कि अभी हमने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट
is shortest, क्या डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस को बल्कि यूज भी इसमें कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल, क्या बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। बॉडी जहां से स्टार्ट की है फिर जहां पहुंची है वो फाइनल पॉइंट हो गया। तो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो डिस्प्लेसमेंट होगा। और ये भी लिख दें कि डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ए क्या वेक्टर क्वांटिटी। ये तो बात थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। और अब हम बात करेंगे स्पीड और वेलोसिटी की। डिस्टेंस जिस तरह से स्केलर है उस तरह से स्पीड स्केलर है, जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो वेलोसिटी भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को हम लोग काउंट कर सकते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, इस तरह। इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब हम लोगों ने कर लिया है तो अब हम लोग बात करेंगे स्पीड और वेलोसिटी। जिस तरह से डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, उसी तरीके से डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम जो होगा वो स्पीड होगा, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम जो होगी स्पीड होगी, और स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम will be velocity and velocity is a vector quantity। वेक्टर और स्केलर हम लोग पहले ही इसीलिए डिस्कस कर लिए हैं। अब बात करते हैं हम लोग क्या स्पीड। पहले इसको डिफाइन करते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी क्या स्पीड हम डिफाइन कर रहे थे, और स्पीड के बारे में क्या है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, क्या है स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन यूनिट टाइम। क्या मान लीजिए कि स्ट्रेट लाइन पाथ पर कोई बॉडी है और ये बॉडी इस पॉइंट पर मान लीजिए t इक्वल टू क्या है 0 है, और यहां आते आते टाइम क्या हो गया t, यहां आते आते टाइम क्या हो गया t, और ये जो डिस्टेंस है इसको आप s से डिनोट कर सकते हैं, या डिस्टेंस को आप d से डिनोट कर सकते हैं। ये पूरी फिजिक्स में ये फिनोमेनन है, इसको हम लोग अप्लाई करते हैं क्या कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन t सेकेंड क्या है d। क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन t सेकेंड जो है वो क्या है d है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन 1 सेकेंड क्या होगा d बाई टी। और आपने डिफिनीशन क्या लिख ली है, लिखा हुआ है स्पीड की डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन यूनिट टाइम। यूनिट का मतलब 1,
यूनिट का मतलब क्या? 1। अब ये 1 सेकेंड भी हो सकता है, 1 आवर भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा किस यूनिट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर फिर से एक बार बात करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन टी सेकेंड कितना है? डी। डिस्टेंस, देयरफॉर डिस्टेंस, सिंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन टी सेकेंड इज डी, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन 1 सेकेंड, क्या 1 सेकेंड कितना होगा? डी बाई टी। और इसको हम क्या कहेंगे? स्पीड। चाहो तो एस से डिनोट कर देते हैं या वी से डिनोट कर दीजिए, लेकिन याद रखिए कि यहां पर क्या है? वी, ये स्पीड की बात हो रही है। अगर हम यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट, आप जानते हैं सिस्टम एसआई यूनिट होता है, सीजीएस, एमकेएस को एसआई यूनिट कहते हैं, फिर सीजीएस भी सिस्टम होता है, एफपीएस सिस्टम होता है। तो एसआई यूनिट ऑफ स्पीड विल बी क्या होगा? डिस्टेंस न्यूमरेटर में है तो क्या होगा? मीटर अपॉन क्या हो गया? सेकेंड। तो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर सेकेंड माइनस 1। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। बात हम कर रहे थे स्पीड की, फिर से एक बार समझाते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड, ये भी लिख लें, इज कॉल्ड स्पीड। क्या? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड क्या? स्पीड। और यहां अगर हम देखें कि कोई स्ट्रेट लाइन पाथ पर ये कोई बॉडी है या ब्लॉक है या कार है, ट्रेन है, जो भी है, वो यहां पर स्टार्ट की, टाइम क्या था? 0, और डी सेकेंड के बाद टाइम क्या हो गया? टी। तो आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन टी सेकेंड इज डी, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन 1 सेकेंड डी बाई टी। तो ये हो गई क्या? स्पीड। और एक ये फार्मूला आपको मिल गया कि v इज इक्वल टू डी बाई टी, या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं d इज इक्वल टू क्या? v इंटू टी। तो इससे क्या हो जाएगा? डिस्टेंस विल बी स्पीड इंटू टाइम। यही फार्मूला चेंज हो जाएगा, ये तब है अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से बात करते, मूव कर रहा है। अगर यूनिफॉर्म स्पीड की बात हो रही है किसी बॉडी के बारे में, तो उस केस में आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या? स्पीड इंटू टाइम। लेकिन ये फार्मूला चेंज हो जाएगा अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। तो अब हम लोग स्पीड के बारे में बात करेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड कब कहते हैं और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कब कहते हैं। हम बात करेंगे अब इसमें यूनिफॉर्म स्पीड। क्या? यूनिफॉर्म स्पीड। आप देख लीजिए कि अगर मान लीजिए आप किसी बॉडी से मूव कर रहे हैं, एक एग्जांपल दिलाता हूं, चाहे कोई ट्रेन हो, चाहे बस हो, चाहे कार हो, चाहे साइकिल, मोटरसाइकिल। तो क्या आप जब स्टार्ट करते हैं स्पीड जो होती है, क्या उसी स्पीड में लास्ट तक वही स्पीड मेंटेन करते हैं? पहले क्या होती है? स्पीड कम होती है, फिर एक पर्टिकुलर स्पीड आप ले लेते हैं, उस स्पीड से आप मूव करते हैं, फिर ब्रेक अप्लाई करते हैं, फिर स्पीड क्या होती है? रिड्यूस होने लगती है, फाइनली 0 हो जाती है। आप कल्पना करिए कि एक मेट्रो को एक स्टेशन से जा रही है, जैसे स्टार्ट होती है तो वेलोसिटी उसकी क्या करती है? इंक्रीज करती है, और फिर उसके बाद उस कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है। जैसे ही कोई दूसरा स्टेशन आएगा, ब्रेक अप्लाई किए जाएंगे और स्पीड क्या होगी? रिड्यूस होगी। हम बात कर रहे थे कि जो
वो पार्ट जिसमें कि ये स्पीड कांस्टेंट हो गई है, यूनिफॉर्म हो गई है। इसके पहले मान लीजिए कोई स्टेशन है, उससे इसने ये स्पीड एक्वायर कर लिया है, अब इसी स्पीड से यहां तक आ रही है, तो जो इन बिटवीन यहां स्पीड है इसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म। आप कल्पना करिए कि कोई ये ए मेट्रो स्टेशन है, फाइनली ये कोई क्या है, बी मेट्रो स्टेशन है, और ए पॉइंट से स्टार्ट करती है, वेलोसिटी 0 से स्टार्ट होती है, इंक्रीज करती है, फिर यहां पर क्या है, कांस्टेंट होती है, फाइनली फिर क्या है, स्पीड रिड्यूस होती है, 0 हो जाती है। इस पार्ट, ड्यूरिंग दिस पार्ट ऑफ द जर्नी बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। कितना भी स्मॉल से स्मॉल टाइम इंटरवल हो, लेकिन अगर हमने 1 सेकेंड ले लिया है तो नेक्स्ट सेकेंड में भी उतनी ही डिस्टेंस है, अगले सेकेंड में भी उतनी ही डिस्टेंस है, फिर क्या है, उतनी ही डिस्टेंस है। तो डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो हम उसकी स्पीड को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि इफ बॉडी डज नॉट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, तब वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा। हम यहां पहले हम यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बात करेंगे। अगर ये समझ गए होंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश किया है क्या, कि इफ ए बॉडी completes या travels equal distance in equal time interval, क्या, equal time interval, क्या, if a body travels equal distance in equal time interval, then speed of the body is uniform। यूनिफॉर्म कह सकते हैं, कांस्टेंट भी कह सकते हैं, कांस्टेंट स्पीड भी कह सकते हैं, और यूनिफॉर्म स्पीड भी कह सकते हैं। और दूसरा अगर हम लोग बात करें, यहां याद रखिएगा हमने जो लिखा है, इफ ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, यहां पर याद रखिएगा दिस टाइम इंटरवल में बी वेरी वेरी स्मॉल। अगर कहीं किसी बॉडी का आप मोशन चेक कर रहे हैं और ये पाते हैं कि इक्वल टाइम ले रहे हैं कोई पर्टिकुलर, और उस टाइम में कुछ डिस्टेंस मेजर करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम में भी डिस्टेंस मेजर करते हैं, नेक्स्ट टाइम में फिर, तो डिफरेंट जो टाइम इंटरवल्स हैं उनमें जो करस्पॉन्डिंग डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी हैं, अगर वो इक्वल हैं तो हम क्या कहेंगे कि बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। और अगर बात करें क्या, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इफ ए बॉडी इज नॉट कंप्लीटिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, देन इट्स स्पीड विल बी नॉन यूनिफॉर्म। तो इस तरह से लिखते हैं कि इफ ए बॉडी डज नॉट ट्रेवल, क्या, इफ ए बॉडी डज नॉट ट्रेवल equal distance in equal time interval, then motion of the body is called non-uniform।
क्या पहला तो यूनिफॉर्म, इफ ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल देन स्पीड ऑफ द बॉडी इज यूनिफॉर्म, देन स्पीड ऑफ द बॉडी इज यूनिफॉर्म। यहां और इतना लिखना चाहें, एंड द मोशन ऑफ द बॉडी, क्या मोशन ऑफ द बॉडी is called uniform motion, uniform motion, motion of the body is called uniform motion। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? इफ ए बॉडी डज नॉट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल देन मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहां पर अब एक न्यू टर्म आ जाती है, थोड़ा हम अगर इसे आपको समझाना चाहें, कंपेयर करना चाहें कि अगर मान लीजिए आपके क्लास में जितने भी बच्चे हैं सभी के इक्वल मार्क्स आ रहे हैं, 40 आउट ऑफ 50, 40 आउट ऑफ 50, 40 आउट ऑफ 50, तो हम क्या कहेंगे कि जो मार्क्स हैं वो क्या है? यूनिफॉर्म है। क्या है? यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर किसी के 30 आते हैं, किसी के 48 आते हैं, किसी के 50 आते हैं, तो सभी के अगर डिफरेंट आते हैं, नॉन यूनिफॉर्म आते हैं, तो ये हो जाएगा कि क्लास का अगर हम क्लास एज ए होल परफॉर्मेंस देखना चाहें, कई क्लासेस हों, सभी क्लास के मार्क्स हों, तो हम एक एक बच्चे को नहीं सिलेक्ट करेंगे, हम ये देखेंगे कि इस क्लास में एवरेज मार्क्स क्या आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? एवरेज निकालेंगे, सभी के मार्क्स को ऐड कर देंगे और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। तो यहां पर भी हम बात कर रहे हैं, अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो एवरेज भी वही होगी जो स्पीड होगी, चेंज ही नहीं हो रही। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल दिया था कि कोई बॉडी है और पहले वो बॉडी क्या है, स्पीड 0 से इंक्रीज कर रही है यहां तक, फिर यहां तक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है और फिर आगे फिर क्या हो जा रहा है? डिक्रीज करने लगती है। तो हम यहां से यहां तक के इस मोशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड जब कांस्टेंट है। थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें रोटेशन में आ जाता है, जैसे कि आपने रूम का फैन ऑन करिए तो स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इंक्रीज करते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे कि अब फैन एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करने लगा, फिर स्विच ऑफ कर दीजिए, फिर डिक्रीज करेगा, फिर वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, डिक्रीज करते करते 0 आ जाएगा। ऐसे ही हम कह रहे हैं कि कोई कार अगर स्टार्ट करते हैं तो पहले वेलोसिटी इंक्रीज करती है, फिर एक पर्टिकुलर स्पीड पर हम मान के चले रोड पर कोई भी मूवमेंट नहीं है, रोड पर कोई और अदर पैसेंजर नहीं है, तो आप जो है यहाँ कांस्टेंट स्पीड से जाएंगे, फिर भी जहां आपको रुकना है तो वहां पर आप ब्रेक लगा। थोड़ा सा एग्जांपल अगर मेट्रो का ले लें तो मेट्रो जब स्टार्ट करती है ए स्टेशन से, पहले इसकी स्पीड इंक्रीज करती है, यहां पर क्या है? इंक्रीज कर रही है स्पीड, यहां पर क्या है? यूनिफॉर्म हो जा रही है, और यहां पर क्या है? डिक्रीज हो रही है, तब 0 हो जाएगी फाइनली, यहां पर 0 से ही स्टार्ट हो रही है। तो आप बात समझ गए होंगे कि हम कब यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे? when body travels equal distance in equal time interval, then the speed of the body is uniform and the motion of the body is called uniform motion। और non uniform speed की बात हो रही है, if a body does not travel equal distance in equal time interval then motion of the body is called non uniform motion, non uniform motion। अब बात होगी एवरेज स्पीड, जैसे कि जो हमने एग्जांपल लिया है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक स्पीड कुछ है, यहां से यहां तक स्पीड कुछ है, और यहां से यहां तक क्या है? स्पीड कुछ है। तो किस तरह से स्पीड चेंज हो रही है ये हमें देखना है, और वो एक टर्म है एवरेज स्पीड। जो भी बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं
वो शायद अगर हमें नोन होंगे तो आप समझ रहे होंगे कि हम आईआईटी और पीएमटी के लिए ही फिजिक्स पढ़ाते हैं। थोड़ा सा बेनिफिट या एज आपको ये मिल जाएगा कि हमें ये पता है कि कौन सी चीज आगे चल के ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अब जो ये टर्म आ रही है, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी ईयर का आप आईआईटी का पेपर उठा लें, चाहे जेई मेन का हो या एडवांस हो, चाहे आप नीट का उठा लें, एनटीएससी देख लें, केवीपीवाई देख लें, आपको इस टॉपिक से जरूर कोई क्वेश्चन मिलेगा। ये टॉपिक तो ये हमसे थोड़ा सा बेनिफिट ये है कि अब अगर हम पढ़ा रहे हैं आपको कि कहां पर कौन सी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है वो हम बता सकते हैं, उसको ज्यादा हम इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, ज्यादा डिटेल में समझ सकते हैं, और उसी तरह से आप भी उस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ। जैसे हमने अभी जो जितना भी अभी पढ़ाया, तो जो हमने वेक्टर क्वांटिटी आपको पढ़ाया है, आगे चल करके उसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। यहां पर अब जो हम बात कर रहे हैं एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। जैसे हम ये लेते हैं कि यहां पर ये S1 डिस्टेंस है, यहां पर क्या है S2 डिस्टेंस है, यहां पर क्या है S3 डिस्टेंस। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां पर टाइम डिफरेंट है, ये इस रीजन में तो यूनिफॉर्म है, लेकिन अगर आप ए से बी तक इस बॉडी की मोशन को देखें तो यूनिफॉर्म हो ही जाएगा। अगर बीच में हम बात करें कि सी और डी के बीच में यूनिफॉर्म हो सकता है अगर कांस्टेंट स्पीड है, अदरवाइज डिफरेंट होगा। यहां पर हम मान लेते हैं कि ये T1 है और ये क्या है T2 है और ये क्या है T3। ये टॉपिक इस तरीके से है कि जैसे कि अभी तक हम जितना भी आपको पढ़ाए तो उसको हम बहुत इसके लिए मतलब मेंटली अपने आप को प्रिपेयर किए हैं कि कैसे हमें समझाना है, क्या बोलना है, कैसे करना है। अब ये ऐसा टॉपिक आ गया है जिस पर हम 2 दिन तक पढ़ाते रह सकते हैं कंटिन्यूअस, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कोशिश करूंगा कि इसमें इतनी हायर प्रॉब्लम्स ना लूं, हम हायर प्रॉब्लम्स ले लेंगे जिससे आपको प्रॉब्लम हो जाए कि जैसे शेर भी अगर अपने बच्चे को जबड़े में लेता है तो वो दांत नहीं लगने देता है, तो मैं इसमें इस तरह से पढ़ाने की जरूर कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल ये ना होने पाए इतना कि ये सब हमारे मतलब का नहीं, लेकिन अगर इसे कर लेंगे तो लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। क्या है एवरेज स्पीड? कि इसमें फार्मूला हम दे रहे हैं, एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस अपान क्या? टोटल टाइम। कुछ भी कठिन नहीं है अगर आप करने पर आ जाए। जब एवरेज स्पीड होती है तो यहां v, अगर v से डिनोट कर रहे हैं तो ऊपर एक लाइन खींच देते हैं बार, v बार, और ये क्या हो जाएगा इस केस में अगर देखें m प्लस S2 प्लस S3 अपान T1 प्लस T2 प्लस T3। और इस पर एक न्यूमेरिकल देंगे तब आप ये समझ पाएंगे कि इसका मतलब क्या है। एक ही न्यूमेरिकल से आप इसकी डेप्थ समझ जाएंगे। मैं एक न्यूमेरिकल यहां लिख रहा हूं, इफ ए बॉडी कंप्लीट्स, क्या? इफ ए बॉडी कंप्लीट्स हाफ पार्ट ऑफ इट्स जर्नी with speed 60 kilometer per hour and the remaining part of its journey
body completes with speed 40 किलोमीटर पर आवर. Find एवरेज स्पीड, क्या? फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द टोटल जर्नी. क्या? फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द टोटल जर्नी. देखिए इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होंगे तो वे तो आप अच्छे से निकाल ही सकते हैं, कर ही सकते हैं. हम यहां पर एक न्यूमेरिकल दिए हैं जो आप देख सकते हैं. किसी भी बच्चे से, आप जो 11th का भी है बच्चा, अगर बहुत अच्छे से नहीं तैयारी कर रहा है तो आप उससे अगर पूछेंगे तो ये पाएंगे इसका आंसर बोल देगा 50 किलोमीटर पर आवर. हमने क्या लिखा है? इफ ए बॉडी कंप्लीट्स हाफ पार्ट ऑफ इट्स जर्नी विद स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ इट्स जर्नी और लिख देते हैं, छूट गया है. बॉडी कंप्लीट्स विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द. इस टाइप के हम चाहें तो आपको 200 न्यूमेरिकल्स दे सकते हैं. और ये वैसे तो 11 तक टच कर रहा है, लेकिन आप मान के चलिए अगर आप NTSC या डिफरेंट ये कंपटीशन निकालना चाहते हैं तो नॉलेज आपको थोड़ा ज्यादा लेके चलना पड़ेगा. आखिर कभी ना कभी तो पढ़ना है. मैं तो ये मान के चलता हूं कि अगर 9th में कोई चीजें बता दी जाए तो वो आप पर ज्यादा इंप्रेशन छोड़ती है, ज्यादा दिनों तक रहती है. हम इस मान के चलें जैसे कच्ची मिट्टी है, आज जो चीज आप पढ़ लेंगे वो जितना इजी लगेगा हायर क्लासेस में उतना इजी नहीं लगेगा, टफ लगेगा. कच्ची मिट्टी को अगर कोई चीज बनाना हो तो बहुत इजी होता है, पक जाने के बाद फिर उस पर उतना जोर नहीं रहता है. ये हमारा सौभाग्य है कि हम 9th में पढ़ा रहे हैं. वैसे ज्यादातर हम पढ़ते नहीं रहे हैं, लेकिन या तो आप समझ रहे हैं, चाहे फिटजी हो, नारायणा हो, 6th क्लास से बच्चों को ट्रेन करने लगते हैं. 6th आकाश को तो 6th क्लास से ही बच्चे को पकड़. और जो बच्चा तो लाइटली लेते हैं, लेकिन जो सीरियसली पढ़ रहे हैं वे आपके कंपटीटर हो जाएंगे NTSC. वे NTSC में कम्पीट करेंगे. अब देखिए इसको कैसे कर सकते हैं. हम यहाँ ये कह रहे हैं कि कोई बॉडी यहाँ पर इस 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो जर्नी को, कि ये हाफ पार्ट को ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कंप्लीट करना है, और जो रिमेनिंग हाफ पार्ट है जर्नी का वहां पर इसकी स्पीड क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर. आप देखते ही किसी से भी पूछिए तो ये 60 + 40/2 50 बता देगा, और यहां पे ये गलत हो गया. इसे हमें समझना है, किस तरह से हम इसे समझ सकते हैं. तो आप देखिए एवरेज स्पीड का हमने जो फार्मूला आपको बताया है S1 प्लस क्या S2 होल अपॉन क्या T1 प्लस T2. एक और एक ये सिंपल फार्मूला है और इससे प्रॉब्लम कहीं की भी हो सकती है. तो V एवरेज जो होगा, यहां पर आप S1 को लिख लीजिए. अगर टोटल डिस्टेंस यहां मान लें S, तो आप एग्री करते होंगे कि S/2 ये डिस्टेंस हो जाएगी और S/2 ये डिस्टेंस हो जाएगी. तो ये S/2 और प्लस क्या S/2 होल अपॉन S/2 होल अपॉन कितना होगा? अगर हम यहां T1 निकालना चाहें तो T1 क्या होगा? S/2 होल अपॉन क्या 60. टाइम जो होता है डिस्टेंस अपॉन क्या होगा? स्पीड. T2 क्या होगा? डिस्टेंस क्या है? अगेन S/2 और स्पीड क्या है? 40. तो अगर हम T1 और T2 की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें 60 और प्लस क्या S/2 होल बाय क्या 40, तो आप देख सकते हैं S/2 S हो जाएगा. यहां पर आप S/2 कॉमन ले सकते हैं, विद इन ब्रैकेट आ जाएगा 1/60 प्लस क्या होगा 1/40, और ये S कैंसिल कर दें तो ये V एवरेज आ रहा है.
ये जो वी एवरेज आ रहा है, हम यहां पर आगे इसको सॉल्व कर देते हैं कि वी एवरेज जो आ रहा है, अब देख सकते हैं 2 आ जाएगा क्या न्यूमरेटर में, अपान क्या है 1/60 और प्लस क्या 1/40, इसे आप कैलकुलेट कर लेना, ये आएगा 48 किलोमीटर पर आवर। अब अगर ये आपको नॉलेज हो गई, फार्मूला वही है, अगर कोई दूसरा फार्मूला अप्लाई कर दिया, T1 नहीं अप्लाई किया, डायरेक्ट ऐड कर दिया, हालांकि ये बात सही है कि अगर दो बच्चे होते, जैसे हम कंपेयर कर रहे थे, एक के मार्क्स 60 होते, दूसरे के 40 होते, तो 60 + 40/2 एवरेज 50 आता। यहां वैसा नहीं। अब जब वैसा नहीं है तो इसके लिए आपको उसी तरीके से करना होगा, और जब वही चीज है